Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. Due to some health emergency, ये classes जो सर ले रहे थे वो unavailable है, तो ये classes मैं लूंगा. So in this class we are going to discuss important news and editorial of 14th, 15th and 16th of May. So let's start our discussion. In this class we are going to discuss about these three topics. UAPA, then UN linked body differs, accreditation of NHRC, then social media's impact on Indian politics. So let's start our discussion. So recently सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है अबाउट एक दिल्ली पुलिस ने एक अरेस्ट किया था यूएपीए के अंदर. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अरेस्ट को इलीगल और अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ मान के इनवैलिड दे दिया. तो वी विल सी व्हाट वेर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. So the Supreme Court declared the arrest under the UAPA invalid in the eyes of law. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर्टिकुलर पर्सन का जो अरेस्ट था उसको इलीगल और इनवैलिड बोल दिया. रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर? रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये कहा क्या इस इंडिविजुअल का जो अरेस्ट किया गया था, इस पर्टिकुलर पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया था कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि क्लियरली वायलेट करता है आर्टिकल 22A को, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है. तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फॉलो अंडर आर्टिकल 22A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर इस आर्टिकल का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसेस और उस अरेस्ट को अनवैलिड भी कर सकती है. मतलब इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 22A ऑफ द सिटीजन दैट दे मस्ट गेट द रीजन ऑफ देयर अरेस्ट फ्रॉम द पुलिस. सो आर्टिकल 22A के अंदर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए. और ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में नहीं, ये इवन डिटेंशन के केस में भी ये सेम रूल अप्लाई होता है. द कोर्ट स्टेटेड दैट द रूल टू कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन इन राइटिंग वुड एक्सटेंडेड इक्वली टू द केस ऑफ डिटेंशन. तो बोथ नॉर्मल अरेस्ट में और डिटेंशन के केस में दोनों में रिटन ऑर्डर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये रिटन ऑर्डर देना एक पर्सन को टू नो अबाउट द ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट is their fundamental right under article 22(1). So let's see more detail about the UAPA Act. It was enacted to prevent unlawful activities that poses a threat to the sovereignty and integrity of India. तो mainly ये terror related activities को control करने के लिए और ऐसे activities जो कि इंडिया के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हर्ट करते हैं उनसे डील करने के लिए ये लॉ 1967 में पास किया गया था. It was passed in 1967. उसके बाद मेन इसका अमेंडमेंट होता है 2019 के अंदर. तो व्हाट वाज द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 2019? जब ये लॉ 1967 के अंदर बनता है तो एट पर्टिकुलर टाइम में गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है. मतलब अंडर 1967 ओरिजिनल यूएपीए एक्ट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. बट 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द 2019 अमेंडमेंट द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिक्लेयर एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट. सो 1967 के अंदर और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जा सकता था एज अ टेररिस्ट या टेरर एक्टिविटीज के अंदर. लेकिन 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट आता है उसके बाद गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट और टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व डिक्लेयर कर सकती है. The UAPA is often referred to as anti-terror law due to its focus on combating terrorist activities and related offences. Key provisions. What are the key provisions? Designation of individual as terrorist. This provision was introduced in 2019 by the amendment. It allows the union government to designate individuals as terrorists without following a formal judicial process. It means that it will be the right of the government कि वो अपने रिपोर्ट्स के बेसिस पे या फिर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है. देन इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो खुद को निर्दोष साबित करे. नॉर्मली नॉर्मल लॉ के अंदर क्या होता है ना, यू आर ट्रीटेड एज अ इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी. आप इनोसेंट माने जाओगे जब तक कि आप गिल्टी प्रूवन नहीं होते बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये नॉर्मल लॉ में होता है. लेकिन इन द केस ऑफ यूएपीए यू आर
गिल्टी टिल यू योरसेल्फ प्रूवन दैट यू आर इनोसेंट। मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ, बाकी लॉ में क्या होता है कि जो किसी इंसान ने इलीगल एक्टिविटीज किया है, ठीक है, किसी इंसान ने कुछ गलत किया है, वो इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट के अंदर कि हाँ इस इंसान ने ये गलत किया है। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान ने कुछ किया, गलत किया, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर कोर्ट में प्रूफ रखा जाएगा, देन फिर उस इंसान को कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो गिल्टी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि ये प्रूफ करे कि ये इंसान ने गलत किया है, क्राइम किया है। बट इन द केस ऑफ यूएपीए उस पर्टिकुलर इंसान को ये प्रूफ करना है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड, कि उसको ये प्रूफ करना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। So in 2019, UAPA was amended, allowing the union government to designate individuals as terrorists without following a formal judicial process. This power was previously limited to designated organization. As I said that 1967 के अंदर जो लॉ बना था UAPA का, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था। देन 2019 के बाद से इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट विदाउट फॉलोइंग अ लॉ, विदाउट फॉलोइंग अ फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस, और देन वो उस एक्यूज के ऊपर ये बर्डन होगा कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव करे। एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पावर, यूएपीए 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इट एम्पावर्ड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA by allowing officers of high rank to investigate case related to terrorism. Particularly NIA को डेजिग्नेट किया गया कि वो टेरर रिलेटेड क्राइम्स का जो इन्वेस्टिगेट करेगा। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड strict provisions regarding the seizure of property suspected to be connected with terrorism requiring prior approval from the designated authorities. मतलब क्या, इसके अंदर 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या था ना कि प्रॉपर्टी सीज करने का एक प्रोविजन डाला गया था कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि जो एक्यूज है इसका जो प्रॉपर्टी है सम टेरर फंडिंग के थ्रू या फिर टेरर क्राइम के थ्रू आया है, तो उस प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, फिर इस एक्ट का जो प्रोविजन था 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के थ्रू इस एक्ट में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी कमिटमेंट्स किया हुआ था, ट्रीटी साइन किया हुआ था, उन सारे ट्रीटीज का जो प्रोविजंस था, की प्रोविजंस को भी इस अमेंडमेंट के थ्रू इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। द एक्ट इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज into its definition of terrorist acts, expanding its scope. Prosecution and bail provisions. नॉर्मली किसी भी लॉ में क्या होता है कि 60 डेज के अंदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि वो 60 डेज के अंदर अपना जो चार्जशीट है इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल करे। बट इन द केस ऑफ यूएपीए ये 180 डेज का टाइम दिया जाता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। द यूएपीए इंपोजेस स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन एंड बेल, और इसमें बेल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एज आई सेड दैट 60 डेज नॉर्मल लॉ के अंदर होता है कि चार्जशीट फाइल करना है, बट इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को 180 डेज दिया जाता है और किसी किसी केस में एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। नॉर्मल बेल कंडीशन इसमें अप्लाई होता नहीं, इसीलिए नॉर्मली यूएपीए लगने के बाद जल्दी बेल मिलता नहीं है। अब कुछ क्रिटिसिज्म है इसका, ब्रॉड डेफिनेशन एंड मिसयूज। पहले बात तो क्या, गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो प्रोविजंस डाला हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट इंडिविजुअल को डिक्लेयर करने का, बट द प्रॉब्लम इज दैट इंटरनेशनल लेवल पर भी क्लियरिटी नहीं है डेफिनेशन का कि व्हाट इज टेररिज्म एंड व्हाट इज टेररिस्ट, किसको हम टेररिस्ट कहेंगे और टेररिज्म होता क्या है। हमारे कंट्री में भी सेम इश्यू है लॉ के अंदर में भी क्या कि इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड कि ये XYZ ये कुछ पॉइंट्स है कि ये होगा तो टेररिज्म माना जाएगा, ये होगा तो टेररिस्ट एक्टिविटी माना जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं है। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन अबाउट द टेररिज्म और टेररिस्ट। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट and related terms under the UAPA are broad and vague, potentially leading to the misuse of law enforcement agencies. तो टेररिस्ट का जो डेफिनेशन है टेररिज्म का, टेररिस्ट का जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, जिसके कारण कि इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज देखने को मिलता है। ये क्रिटिसिज्म है मेन इसका। लो कन्विक्शन रेट, डिस्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ अरेस्ट मेड अंडर द UAPA, द कन्विक्शन रेट इज नोटेबली लॉ। मतलब यूएपीए लगा दिया जाता है बट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होता है वो कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर पाता है
तो इसके कारण क्या होता है कि कन्विक्शन रेट बहुत ही कम होता है, विच रेजेस क्वेश्चन अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस ऑफ द लॉ। रिसेंटली एक केस भी हुआ था क्या कि जम्मू कश्मीर के अंदर और यूपी के अंदर में भी, कि आफ्टर इंडिया पाकिस्तान मैच में कुछ लोगों ने कंप्लेन किया क्या कि जो कुछ लड़के थे उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है, उनके ऊपर पुलिस ने यूएपीए लगा दिया, केस चला कुछ सालों तक। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केस तो यूएपीए के अंदर बनता ही नहीं है, तो उसको फिर एक टाइप से नल एंड वॉइड कर दिया गया उस चार्जेस को। लेकिन बात वही है कि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता ना सुप्रीम कोर्ट में जा पाना, क्योंकि देयर इज टू मच बैरियर, ठीक है। तो इसीलिए क्या कि ये बहुत ही बड़ा कंसर्न इसके ऊपर रेज किया जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि इट इज, इसके अंदर क्या कि डेफिनेशन क्लियर है नहीं, इसके कारण इसका मिसयूज होता है। देन जो एक्यूज है उसके ऊपर ही ये बर्डन होता है कि खुद को प्रूफ करे। देन कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है बट प्रूफ कर नहीं पाती है, कुछ भी प्रूफ होता नहीं है, सिर्फ बातों के बेसिस पे या फिर स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हो पाता है, अरेस्ट हो जाता है, बट देन उसके बाद कुछ सॉलिड प्रूफ होता नहीं है। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार अपने जजमेंट में बोला है क्या कि पुलिस जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के बेसिस पे या फिर जो होता है ना ऐसा हुआ होगा तो वैसा हुआ होगा, मतलब इस बेसिस पे ना केस दायर करे, यूएपीए लगाए, एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ये चीज बोला है अपने जजमेंट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ये जो यूएपीए लॉ है ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, बिकॉज द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड, इनोसेंस का आप गिल्टी नहीं हो, आप निर्दोष हो, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप साबित करो खुद को। बेल मिलता नहीं है इसके अंदर। देन सेम इशू को यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्ट ने भी रेज किया था इन सभी कंसर्न को, कि यूएपीए 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके जो प्रोविजंस है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स के साथ। स्पेशली ये जो आपका है कि यू आर गिल्टी टिल यू हिमसेल्फ प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करते हो कि आप इनोसेंट हो तब तक आप गिल्टी माने जाओगे। ये जो प्रोविजन है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्ट ने भी क्रिटिसाइज किया था कि ये जो है पर्टिकुलरली ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है। डिनायल ऑफ बेल, इंडिविजुअल्स चार्ज्ड विद यूएपीए often face challenges in obtaining bail as the act limits bail provisions for certain offenses leading to prolonged pre-trial detention। मतलब डिटेंशन हो गया है बट बेल मिल नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो नहीं रहा है, तो बहुत सालों तक जेल में जो होता है ना अंडर ट्रायल के तौर पे एक पर्सन को बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है जेल के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं एक बात को प्रूव करता है क्या कि अंडर द इंडियन जुडिशरी द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा होता है कि मतलब कि वो इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस जो होता है वही अपने आप में पनिशमेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ था, एक मूवी बन चुकी है इसके ऊपर, क्या एक केस था क्या, एक नॉर्मली वॉचमैन था, ठीक है, वो किसी एमपी या एमएलए के घर पे वॉचमैन का काम करता था, ठीक, उसके यहाँ पे एक कटहल चोरी हो गया, जैक फ्रूट होता है ना कटहल, जैक फ्रूट, वो चोरी हो गया। उसके चोरी का केस 40 ईयर्स तक चला था, मतलब कैन यू इमेजिन 40 ईयर्स तक वो केस चला था। उसके अलावा बहुत सारा केसेस देखने को मिलता है क्या कि 20 साल से 25 साल से चले आ रहा है, उसमें कुछ वो नहीं हुआ था, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता अल्टीमेटली, तो एट द एंड कोर्ट भी उसको मतलब एक तरह से लैक ऑफ प्रूफ, लैक ऑफ एविडेंस बोल के डिसमिस कर देता है। बट 25 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे केसेस में होता है। तो प्रोसेस इज द पनिशमेंट बहुत सारे केसेस में होता है। तो ये मेन क्रिटिसिज्म किया जाता है क्रिटिक्स के द्वारा। पॉलिटिकल मिसयूज, the UAPA has been criticized for its potential misuse by authorities to target political distress, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है जो कि क्रिटिक्स के द्वारा किया जाता है। तो क्रिटिक्स का ये मानना है क्या, जो इसके अपोनेंट्स है इस लॉ के, जो इसका मेन क्रिटिसिज्म है इस लॉ का क्या, कि इट इज अ टूल, क्योंकि टेररिज्म का डेफिनेशन क्लियर है नहीं, बेल मिलता है नहीं इसके अंदर, खुद ही प्रूफ करना पड़ता है उस इंसान को कि हाँ मैं इनोसेंट हूं। तो पर्टिकुलरली क्रिटिक्स का ये क्रिटिसिज्म है क्या कि इसको मेनली यूज किया जाता है जो अपोजिट वॉइस होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, एक्टिविस्ट, माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनको टारगेट करने के लिए मेनली इस लॉ का यूज किया जाता है, ये क्रिटिक्स का मानना है। विच रेजेस कंसर्न अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सिविल लिबर्टीज। तो ये सब मेन क्रिटिसिज्म है यूएपीए के।
अब क्रिटिसिज्म है, प्रॉब्लम है, तो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास भी केस जाते रहता है यूएपीए से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और उससे रिलेटेड जजमेंट हम लोग देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड रूलिंग रिलेटेड टू बेल प्रोविजंस अंडर द यूएपीए, emphasizing the importance of speedy trial and right to bail when the right to speedy trial is violated। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इस केस यूएपीए से रिलेटेड केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है क्या कि इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन टू गेट द राइट टू स्पीडी ट्रायल। मतलब उसके ऊपर जो केस चल रहा है उस केस में उस पर्सन का वो फंडामेंटल राइट है कि उसको राइट टू स्पीडी ट्रायल मिले, और अगर उसको स्पीडी ट्रायल नहीं मिल पाता है और बेल भी नहीं मिलता है, ना तो उसका केस आगे बढ़ रहा है, ना तो उसका स्पीडी ट्रायल हो रहा है, ना तो जो रूल्स फॉलो हो रहा है, ठीक, कि उसका जैसे रूल्स के अंदर क्या है कि 180 डेज के अंदर चार्जशीट होना चाहिए, बट चार्जशीट फाइल हो नहीं रहा है, उसको बेल नहीं मिल रहा है, स्पीडी ट्रायल भी उसका नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उस पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और उस केस में कोर्ट चाहे तो बेल अलाउ कर सकती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि आप चार्जशीट फाइल करो, बट उस पर्टिकुलर टाइम में अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चार्जशीट फाइल करने में या इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में असफल होती है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट चाहे तो बेल दिया जा सकता है। इन द विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the fundamental right to default bail under CRPC when statutory investigation time limits are exceeded, asserting that default bail is a constitutional right under Article 21। So सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर क्या कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टाइम पर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा ना कर पाए और ज्यादा टाइम एक्सटेंड करे, फॉर एग्जांपल अगर 180 डेज का उसके पास टाइम है चार्जशीट फाइल करने का इन्वेस्टिगेशन पूरा करके, अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो अपना चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्यूज के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपना सीआरपीसी के अंदर में भी उसके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल, और आर्टिकल 21 के अंदर में भी डिफॉल्ट बेल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21 कि उसको बेल मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में यह कहा था क्या, बेल विल बी ग्रांटेड इफ investigating agencies fail to file charge sheet or complete their investigation on their time in the case of Thava Faisal versus Union of India। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था क्या कि whenever you apply UAPA charge on some person then it must be based on some specific and factual allegation। ये नहीं कि कुछ भी सपोर्टेटिव, मतलब ये हुआ होगा तो किसी ने ये कह दिया तो हमें ये लगता है, हमें वो लगता है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ स्पेसिफिक और फैक्चुअल एलिगेशन होना चाहिए इन चार्जशीट के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट emphasized strict construction of UAPA term and the necessity for specific and factual allegations in charge sheet, not based on suppositions or inferences to prevent unjust detention under anti-terror law। बिकॉज ये जो लॉ है वो टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिज्म को कर्व करने के लिए बनाया गया था। तो आपके पास एक स्पेसिफिक एविडेंस होना चाहिए, आपके पास फैक्चुअल एलिगेशन होना, फैक्चुअल प्रूफ होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर लॉ का यूज करो, बिकॉज ये लॉ जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इट मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने ऑर्डर के अंदर ये बार बार रिपीट किया है क्या कि जो ये लॉ है आप सोच समझ के यूज करो, जहां पे आपको क्लियरली वायलेशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, आपको लगता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, टेरर एक्यूज है, ठीक है, उस टाइप के केसेस में आप इसको इन्वॉल्व करो। कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम इस लॉ के ऊपर ये बोला है क्या कि इसके मिसयूज को कर्व करने के लिए, इसके मिसयूज को कर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टेररिज्म को डिफाइन किया जाए इस लॉ के अंदर। बिकॉज वंस यू डिफाइन टेररिज्म कि हाँ ये चीज टेररिज्म एक्टिविटीज है, तो उससे बहुत सारा इश्यूज जो होगा मिसयूज बंद हो जाएगा, बिकॉज वो क्लियरली रिटन ऑन द वॉल होगा क्या कि हाँ ये डेफिनेशन है टेररिज्म का, ये XYZ एक्टिविटीज है, अगर ये इन्वॉल्व होगा तो यूएपी अप्लाई होगा। तो द दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट हैव हाइलाइटेड इंस्टेंस ऑफ मिसयूज ऑफ यूएपीए बाय द गवर्नमेंट और ऑथोरिटीज, particularly in broadening the definition of terrorist activity to include ordinary penal offenses। मतलब नॉर्मली सीआरपीसी के अंदर में भी, आईपीसी के अंदर में जो नॉर्मल ऑफेंसेज है जिनके लिए और लॉ है, बट
उस केस में भी यूएपी अप्लाई कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बार बार एक टाइप से बोला कि इसका मिसयूज बंद होना चाहिए, और जिसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसके डेफिनेशन को क्लियर करो और भी रिफॉर्म्स लो। अब क्या क्या रिफॉर्म्स लिया जा सकता है, व्हाट आर द पोटेंशियल रिफॉर्म? फर्स्ट, क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस। आप क्लियरली बताओ कि कौन कौन सा ऑफेंसेस होगा, क्या क्या एक्टिविटीज होगा, तो उसको हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज मानेंगे या फिर उसको टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। तो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएपीए इज इट्स ब्रॉड एंड वेग डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड टेररिस्ट एक्ट। A reform should provide clear and precise definition of offenses to prevent arbitrary use of law and ensure legal certainty. तो आप डिफाइन करो उसको। देन safeguard against misuse. Introduce strict safeguard to prevent the misuse of UAPA for political purposes or to target different voices. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी केस में यूएपीए किसी पे लगाया गया, ठीक है, और कोर्ट ने मान लो कि उसको पाया कि नहीं ये तो यूएपीए का केस है नहीं, या फिर ये केस कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मिसयूज ऑफ यूएपीए लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में चाहिए क्या कि कोर्ट सिर्फ उस केस को डिसमिस ना करे। जिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने या ऑफिसर ने पर्टिकुलर उस केस को इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट बना के एक टाइप से पूरा इन्वेस्टिगेशन संभाला, उसके ऊपर कुछ एक्शन ले। बिकॉज जब तक आप ऑथोरिटीज के पास जिन्होंने मिसयूज किया उस लॉ का, जब तक आप जो लोग मिसयूज कर रहा है उसको आप पनिश नहीं करते हो, तो तब तक तो एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा ना। अगर किसी ने मिसयूज किया, आप उसको कुछ पनिश नहीं कर रहे हो, किसी ने मिसयूज किया बट आप उसको पनिश नहीं कर रहे हो, तो बाकी पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। So that's why there is a need to introduce a strict safeguard to prevent the misuse of UAPA for political purpose or to target different voices. This could include strict oversight mechanism, transparency लाना चाहिए, accountability promote करना चाहिए, regular review करना चाहिए, and penalties for misuse by law enforcement agencies. penalty भी लगाना चाहिए जिससे कि example set हो। Bail provisions. Review and amend bail provisions under section to strike a balance between preventing terrorism and protecting the rights of the accused. आप ठीक है मानते कि एक लॉ चाहिए, we need a strict law, we need a strong law to curb the terrorism in our country, but that law must be strong enough to curb the terrorism as well as किसी इनोसेंट पर्सन को टारगेट ना किया जा सके, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा सेम एट द सेम टाइम। तो इसीलिए देयर इज अ नीड टू बैलेंस द स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ द लॉ विद द ह्यूमन प्रोविजन, जिससे कि इनोसेंट पर्सन है उसको सफर ना करना पड़े। सो देयर इज अ नीड टू रिव्यू एंड अमेंड बेल प्रोविजंस अंडर Section 43D to strike a balance between preventing terrorism and protecting the right of the accused. Bail should be granted based on merit. मतलब केस बाय केस बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे केस कितना स्ट्रांग है, एविडेंस कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या कहता है उस बारे में। तो इन सब का ध्यान पे रख के केस टू केस, हर केस के बेसिस पे, उसका मेरिट पे बेल का प्रोविजंस एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि एक टाइमली जस्टिस हो सके, स्पीडी जस्टिस हो सके, और प्लस हमारा जो ट्रायल है स्पीडी ट्रायल वो इंश्योर करना चाहिए जिससे कि टोटल सुनवाई जल्दी हो सके। जुडिशियल स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट, enhance judicial oversight over UAPA cases to ensure fair trial. जुडिशरी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए कि कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। जुडिशियल स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट, enhance judicial oversight over UAPA cases to ensure fair trials, protection of fundamental rights and follow the due process. This could involve regular monitoring by higher court and special review mechanism for UAPA related cases. तो सुप्रीम कोर्ट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस लॉ का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, प्लस साथ में जुडिशियल रिफॉर्म भी लेना चाहिए जिससे कि स्पीडी ट्रायल इंश्योर हो सके। उसके अलावा नीड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, improve transparency in the application of UAPA by requiring detailed documentation of arrest, detention and charges. क्लियरली बताना चाहिए पुलिस को या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है कि व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्यों डिटेंशन किया गया, क्या चार्जेस है। Establish mechanism for public accountability and reporting on the use of UAPA to maintain trust in the law enforcement. तो केस रजिस्टर्ड हुआ है, उस केस का मेरिट क्या है, उसका इन्वेस्टिगेटिंग जो
जो हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो कहाँ तक उसका इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है, ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट हुआ है। तो जो एक बेसिक डिटेल, सभी डिटेल्स तो पब्लिक में देना पॉसिबल है नहीं, बट एक बेसिक डिटेल जो होता है रिलेटेड टू केस अपडेट्स वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, पब्लिक में रखना चाहिए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके और एक ट्रांसपेरेंसी हो सके, जिससे कि अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उसके ऊपर लोगों का पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रह सके। Then need to promote human rights, ensure that all provisions of the UAPA comply with international human rights standard and principles. This includes safeguard against torture, arbitrary detention, discrimination based on religion, ethnicity, and political belief. Need to ensure guarantee access to legal aid and support for individuals charged under UAPA, जिससे कि वो अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट रख पाए, especially considering the complex nature of terrorism related cases, strengthen legal assistance program and ensure representation for vulnerable population। जो लोग खुद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उतने वेल ऑफ नहीं होते हैं, तो उस केस में उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए। रेगुलर रिव्यू होना चाहिए कि कितना इफेक्टिव है, आखिर जो अरेस्ट हुआ है उसमें चार्जशीट कितनों का फाइल हुआ है, देन कितनों का रियल में कन्विक्टेड हुआ है, कन्विक्टेड रेट कितना है, कन्विक्शन रेट कितना है इस लॉ के अंदर में, क्या सजा हुआ है, वो सब चीज रेगुलर ओवरव्यू करना चाहिए, जिससे कि इस लॉ का जो इफेक्टिवनेस है वो पता लग सके गवर्नमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ उसमें अगर कुछ रिफॉर्म करनी हो तो रिफॉर्म भी लेना चाहिए, जिससे कि जो लॉ है हमारा वो एक अपडेटेड और इफेक्टिव लॉ बन सके। इंप्लीमेंट रेगुलर रिव्यू फॉर यूएपीए प्रोविजंस टू एक्सेस their effectiveness, relevance and impact on civil liberties. This allow for continuous improvement and adaptation of the law in line with evolving security challenges. So at the end, India need UAPA. This is the true. हमें एक टेररिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए जो कि नॉर्मल डे टू डे रूटीन जुडिशियल प्रोसेस से या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो रिस्ट्रिक्शंस होता है उनके पास उससे ज्यादा पावरफुल पावर उनको देना पड़ेगा, तभी वो लोग फ्री होके अपना जो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे इन द केस ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। सो वी नीड अनलॉफुल एक्टिविटीज और यूएपीए लॉ अगेंस्ट द टेररिज्म एक्टिविटीज, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट इसका पोटेंशियल मिसयूज ना हो सके, इसके अंदर जो क्लियर डेफिनेशन है उसको डेफिनेशन ऑफ क्लियरिटी हो सके इसके अंदर, और जो बेल प्रोविजंस है उसको मेरिट बेस पे डिसाइड किया जा सके, जिससे कि कोई भी इनोसेंट पर्सन है उसको एक तरह से पनिश ना मिल सके। तो we need reform that must be focused on safeguarding human rights, promoting transparency and upholding human right principles। तो हमें क्या ये लॉ भी चाहिए क्योंकि हमें टेररिज्म से फाइट करना है, बट एट द सेम टाइम हमें ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट करना है। तो वी नीड टू बैलेंस, एक साइड हमें टेररिज्म रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉ भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉ भी चाहिए जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पावर दे कि वो अपना टेररिज्म रिलेटेड केसेस में फ्री स्टाइल से अपना पावर का यूज करके अपना इन्वेस्टिगेशन कर सके, बट एट द सेम टाइम हमें ह्यूमन राइट्स को भी बैलेंस करना है साथ में, जिससे कि किसी भी इनोसेंट को सफर ना करना पड़े और किसी का ह्यूमन राइट्स अफेक्ट ना हो। सो वी नीड टू बैलेंस बोथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। Therefore, a balanced approach is necessary to address security concern while protecting fundamental freedoms and ensuring fair legal process. Now our next news is UN linked body differs accreditation of NHRC। इस पर्टिकुलर केस को समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझो क्या कि नॉर्मली कॉलेजेस के टाइम में आपने देखा हो क्या कि कॉलेज ऑथोरिटी आपको क्या बोलती है कि नहीं, या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर क्या कहा जाता है कि आप लोगों को 75% या 80% अटेंडेंस मेंटेन करना होगा तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो मतलब देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू सिट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया होता है स्कूल कॉलेज के अंदर जो कि आपको फुलफिल करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस का क्राइटेरिया, जिसके बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो सेम केस यहां पर भी है क्या, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री के जो ह्यूमन राइट कमीशंस होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो कुछ अपना उन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है कि फॉर एग्जांपल जो पर्सन एनएचआरसी का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो मेंबर्स होता है वो उसका नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना करे उसको अपॉइंटमेंट को, बिकॉज ह्यूमन राइट वायलेशन का जो एलिगेशन होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर लगता है, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के ऊपर लगता है। तो अगर मान लो कि
जिसके ऊपर एक्यूज लग रहा है, जिसको के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, अगर वही बॉडी अगर इन्वेस्टिगेट भी करे या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को या उसके ऑफिसर को गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, तो कहीं ना कहीं ठीक से इम्पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि उसका जो अपॉइंटमेंट होता है ऑफिसर्स का, जो कि ह्यूमन राइट कमीशन में होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट से अलग हो, एक इम्पार्शियल वे में हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट हो वो एक अलग, और जो इन्वेस्टिगेट करे वो भी एक अलग बॉडी इन्वेस्टिगेट करे जिसका गवर्नमेंट से लिंक ना हो डायरेक्टली, जिससे कि एक अनबायस वे में, एक इम्पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेशन हो पाए और वो एक फुली ऑटोनोमस और एक अनबायस बॉडी बन के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपना काम कर पाए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है उसका, जिसको पूरा करने के बाद वो आपको एक टाइप से एक ग्रेड देता है, जिससे उस कंट्री के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ह्यूमन राइट काउंसिल और यूएनजीए का जो बॉडी होता है उसमें वोटिंग करने का राइट्स मिलता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिसीजन लेना था, बट लास्ट 2 ईयर्स से जो इंडिया का जो एंट्री है इसके अंदर, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सो द रिसेंट डिसीजन बाय द ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस टू पोस्टपोन द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियाज National Human Rights Commission for the second consecutive years, highlighting concern about the India's human right record, because as per their standard, National Human Rights Commission of India is not fulfilling the terms and conditions which was imposed by, or which was discussed, or which were adopted by the Global Alliance on National Human Rights Institutions. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा, this decision is important because it could affect India's capacity to engage and vote in the Human Rights Council and specific bodies within the UNGA. तो इंडिया के वोटिंग राइट्स पे इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। द कमिटी रिपोर्टेड, क्या क्या रीजन दिया गया इसके अंदर कि इंडिया का जो हमने अलाउ नहीं कर रहे, या फिर इंडिया का के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स बॉडी जो इंडिया का है वो एक कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल टूल जैसे काम कर रहा है, उसका बेस क्या है? तो एज पर ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्या क्या रीजन बताया अपने रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटिंग मेंबर्स, जो मेंबर्स है वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, कैसे अपॉइंट कर रही है, किसको चूज कर रही है, किस बेसिस पे चूज कर रही है, व्हाट आर द मेरिट बिहाइंड सिलेक्टिंग और अपॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द कमीशन, इट इज नॉट क्लियर। सो कहीं ना कहीं ये बायसनेस हो रहा है गवर्नमेंट अपॉइंटिंग के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा कहना है इस ग्लोबल अलायंस का। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर टू ओवरसी ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन, अब सबसे ज्यादा जो एलिगेशन लगता है ह्यूमन राइट वायलेशन का वो पुलिस के ऊपर लगता है, ठीक। अब अगर पुलिस के ऊपर एलिगेशन लग रहा है और उसका इन्वेस्टिगेशन में किसी पुलिस वाले को ही करना पड़े, तो फिर एक कहावत है ना कि सैया भाई थानेदार तो अब डर काहे का, मतलब क्या कि मेरा पति खुद ही पुलिस वाला है तो अब मुझे किस चीज का डर है। तो बात वही है क्या कि जो पुलिस ऑफिसर जो है जिसके ऊपर एक्यूज लग रहा है कि उसने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, अब उसका इन्वेस्टिगेशन भी अगर पुलिस वाला ही करेगा कोई दूसरा, तो नॉर्मल सा बात है क्या कि वो अनबायस नहीं हो पाएगा, और वहां पे वो क्लियर जो होता है एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक अकाउंटेबल वे में वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी रेज किया गया है ग्लोबल अलायंस के रिपोर्ट में, जिसके कारण इंडिया का जो ग्रेड ए मिलना चाहिए था, बिकॉज ग्रेड ए मिलने का मतलब क्या है इसके अंदर कि आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ह्यूमन राइट कमीशन को के लिए जरूरी है उसके फंक्शनिंग के लिए, अनबायस फंक्शनिंग के लिए, तो अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो उस कंट्री के ह्यूमन राइट कमीशन को ए मिलता है। तो इंडिया का जो ए वाला जो इसको होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया वो फुलफिल नहीं करता है। रीजन, ये कुछ रीजन है जो हमने डिस्कस किया अभी। अब क्वेश्चन ये आता है क्या कि ये जो ग्लोबल अलायंस है ये इंडिया के बारे में इतना बोल रहा है, आखिर ये है कौन है ये लोग जो इंडिया के बारे में ये सब बात बोल रहे हैं? तो जानते हैं कौन है ये लोग। तो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, GANHRI, it is formerly known as International Coordinating Committee on National Human Rights Institutions. It is a global network that coordinates the relationship between national human rights institutions and United Nations human rights system. अब जो मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर एक अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा, ठीक। उन सारे ह्यूमन राइट कमीशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है ये
GANHRI, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। तो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के जितने भी कंट्री है, उन कंट्रीज के अंदर जो वहां का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट सिस्टम के साथ उनका तालमेल बिठाता है, एक तरह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। ये मेनली रैंकिंग देने का काम करता है कि अगर सबने फुलफिल किया है क्राइटेरिया तो उसको ए मिलेगा, मतलब उसके पास वो कंट्री जो है पूरे अनबायस्ड तरीके से ह्यूमन राइट्स को रूल्स को फॉलो कर रही है, उसका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो फ्री एंड फेयर हो रहा है, ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है। ठीक, तो 1993 के अंदर एक पेरिस प्रिंसिपल्स फॉर द ह्यूमन राइट्स एक साइन होता है, उसका अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, तो ये बॉडी जो है ग्लोबल अलायंस ये देखती है क्या कि वो जो 1993 के अंदर पेरिस प्रिंसिपल साइन हुआ था, जिसके अंदर ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स या ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुआ था, तो उस चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कंट्री। और उस बेसिस पर, उस रैंकिंग के बेसिस पर ये इट ग्रांट एक्सेस टू यूएन कमिटी, यूएन कमिटी के अंदर उसको एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, सच एज ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर इंस्टीट्यूशंस ए स्टेटस, जिसको ए स्टेटस मिलेगा, इंडिकेटिंग फुल कंप्लायंस विद द पेरिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंडिया का ए जो है ए स्टेटस होल्ड पे अभी, जब इंडिया वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर लेगा। ठीक है, जैसे वो बच्चा जिसको कि एग्जाम में नहीं बैठना दिया गया, अगले सेमेस्टर में अगर मान लो अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है तो अगले सेमेस्टर में एग्जाम दे सकता है। सेम यहाँ पर भी क्या कि इंडिया ने अगर उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया जो उस पेरिस प्रिंसिपल्स के अंदर में था, तो फिर इंडिया को इजिली एक्सेस मिल जाएगा यूएन कमिटी के अंदर। सो दिस अलायंस इज कंस्टिट्यूटेड एज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी अंडर स्विस लॉ। इसका मेन काम क्या है कि टाइम टू टाइम हर 5 इयर्स पर, एवरी 5 ईयर पे ये देखना, ये एसेस करना कि उस कंट्री ने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने फॉलो किया है तो उसको ए स्टेटस दिया जाता है, जिसके बेसिस पे उसको यूएन कमिटी के अंदर एक्सेस मिलता है। तो एट प्रेजेंट इंडिया का अभी होल्ड पर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को ए स्टेटस कैसे मिलेगा, इंडिया अपना जो ये जो उसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है उसको कैसे ठीक कर सकता है इंडिया, जिससे कि इंडिया को एक्सेस मिल सके यूएन कमिटी के अंदर। तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का मतलब क्या कि ये जो ग्लोबल अलायंस है इन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है क्या कि पेरिस प्रिंसिपल के अंदर ये क्राइटेरिया है, आप उनको फॉलो करो, आप उनको फॉलो करोगे आपका एक्सेस मिल जाएगा। तो वही भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का। नाउ वी विल सी इन डिटेल व्हाट आर द कंसर्न रेज्ड बाय द ग्लोबल अलायंस। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट। एज पर द रिपोर्ट, इंडिया के अंदर जो अपॉइंटिंग मेंबर्स है एनएचआरसी के, उनके अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड क्रेडिबिलिटी, कि कौन सा मेंबर या कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा बॉडी कितना का इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है क्या कि उसके जो चेयरपर्सन है, उसके जो मेंबर है, उनका प्रोसेस कितना इंडिपेंडेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, एज ऑलरेडी डिस्कस की कि सबसे ज्यादा एलिगेशन जो होता है ह्यूमन राइट वायलेशन का वो पुलिस के ऊपर ही लगता है। तो अगर पुलिस वाले खुद इन्वेस्टिगेट करें तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन का जो केसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो हैम्पर करेगा और इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट which will compromise the impartiality of such investigating body. Gender and minority representation. The Global Alliance raised concern about the lack of gender and minority representation in NHRC member panel. A diverse representation is essential for adequately addressing human rights issues affecting various segments of society. सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन का केसेस आ रहा है उसको समझने के लिए सोसाइटी के अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग डाइवर्सिफाई फील्ड के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इसके मेंबरशिप के अंदर, जिससे कि एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो सके ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में और एक इम्पार्शियल वे में डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट्स के साथ फंक्शन कर सके ये बॉडी। द एनएचआरसी वाज रिक्वेस्टेड टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ ग्लोबल अलायंस। हाउएवर बट क्या है कि अभी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ठीक, इसलिए क्या है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस एनएचआरसी का रिफॉर्म नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। कंटिन्यूड लैक ऑफ प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। Global Alliance concerned about the lack of pluralism and diversity within NHRC, pointing out the need for a composition that reflect the diversity of Indian society. तो अलग अलग फील्ड के लोगों को आप इन्वॉल्व करो। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करते हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ आप वर्क करो, उनका स्टडी कंडक्ट करवाओ, उनके साथ रिसर्च करो और उनके साथ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करो कंट्री के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसके कारण इंडिया का जो स्टेटस था एक
वो होल्ड पे रखा गया है अभी। नाउ सी अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट मीन्स इट वॉज made under a law which was passed in 1993, Protection of Human Rights Act 1993. The main objective is to protect and promote human rights in India. It is an independent body tasked with investigating human rights violation, recommending measures for their effective implementation, conducting research in the field of human rights, promoting human rights education, engaging with civil society organization, institutions, voluntary working in this domain. तो ये फंक्शन है, कुछ एक एक करके देखते हैं डिटेल में। तो फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, इंक्वायरी इनटू वायलेशन। तो जहां ह्यूमन राइट कमीशन को लगता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोग इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, सुमोटो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि जरूरी नहीं कि इनके पास कोई कंप्लेन करे उसके बाद ये रिएक्ट करे, नहीं। अगर इनको लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर जगह पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो ये लोग खुद से भी उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते और अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इनका रिकमेंडेशन क्या होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए। मतलब क्या, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि इसके रिकमेंडेशन को वो माने या ना माने। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे केस में क्या कि एक ये इंपॉर्टेंट इसका लूप होल भी है कि मान लो कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है और ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है क्या कि नहीं ये जो विक्टिम है इसको मॉनिटरी रिलीफ देना चाहिए, ठीक। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है कि हाँ इस पर्सन को ये विक्टिम को मॉनिटरी कंपनसेशन मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उसको उसको देना है कि नहीं देना है। तो इट इज अ रिकमेंडरी बॉडी। इसका काम सिर्फ क्या होता है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना। अब बाकी उसके ऊपर एक्शन लेना ना लेना, इट्स कंप्लीटली अंडर द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। द एनएचआरसी proactively or reactively inquire into violation of human rights by the government of India or negligence by public servant in preventing such violation. Protection and promotion of human rights, study of treaties and instruments। इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट ने ट्रीटीज और जो एग्रीमेंट साइन किया उनका स्टडी करना है और रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को क्या कि इसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन राइट्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके कंट्री के अंदर। रिसर्च एंड एजुकेशन, जेल में विजिट करना, वहां देखना कि ह्यूमन राइट कंडीशन जो है प्रिजनर्स का वो ठीक है कि नहीं है और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन देना। अवेयरनेस प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स के बारे में, एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करना, इंगेज करना, जिससे कि ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। देन कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स। The chairman must be a former Chief Justice of India or a judge of Supreme Court. Officer members also serve as NHRC, including chairperson from various national commission. For example, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Women's, National Commission for Minorities, National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection of Child Rights, and Chief Commissioner for Persons with Disabilities. तो ये सब जो है एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी है। Now see the appointment process. The chairman and member of NHRC are appointed by President of India based on the recommendation of a committee consisting of Prime Minister, Home Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and Leader of Opposition in Rajya Sabha and the Speaker of Lok Sabha and the Deputy Chairman of Rajya Sabha. So it is appointed by the President on the basis of a recommendation of a committee which consists of Prime Minister, Home Minister, Leader of Opposition in both the houses, Lok Sabha Speaker and Deputy Chairman of Rajya Sabha. Then what are the limitations? As I said that अब मान लो कि कोई केस हुआ है, एनएचआरसी का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ठीक है, इसने मान लो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बॉडी ने बोला है कि नहीं ये विक्टिम है, इसको कुछ मॉनिटरी रिलीफ देना चाहिए, ठीक, या फिर ये बोला है कि नहीं ये ऑफिसर गिल्टी है, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये रिपोर्ट बना के इसने गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट को देने के बाद एनएचआरसी यही बोलता है क्या, बस यहीं तक था जो था। मतलब क्या, मेरा काम बस यहीं तक था, रिकमेंडेशन देने का मेरा काम था, बाकी भाई आप देख लो, ठीक है। तो एनएचआरसी इज द रिकमेंडरी बॉडी जो कि अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दे देता है। बाकी जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन ले नहीं ले। तो एट द एंड हाउ टू स्ट्रेंथन द फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, जिससे कि वो उसका फंक्शनिंग जो है ट्रांसपेरेंट भी हो सके, इफेक्टिव भी हो सके।
और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ये स्टेटस इसका ये छीन लिया गया है, वो स्टेटस इसको मिल भी जाए वापस से। तो द वे फॉरवर्ड फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया लाइज इन स्ट्रेंथनिंग इट्स इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज। मतलब आप अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो कैपेबिलिटीज होता है, जो ऑफिसर्स होता है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, उसको आप स्ट्रेंथन करो, उसको ट्रांसपेरेंट बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, कोलैबोरेट करो अलग अलग सिविल सोसाइटीज के साथ, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करो, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करो अपने फंक्शनिंग के अंदर, जिससे कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, जिससे कि एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट डेवलप हो सभी सेक्टर के बीच में और लोगों का एक पब्लिक ट्रस्ट जनरेट हो सके आपके ऊपर। Now our next article is social media's impact on Indian politics. We live in a digital world जहां पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, उसके साथ ऑनलाइन कैंपेनिंग भी चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑनलाइन कैंपेनिंग भी करती है, डिजिटल कैंपेनिंग भी करती है। एट प्रेजेंट आप कोई भी वेबसाइट खोल लोगे, किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट उस पर दिखेगा ही दिखेगा। तो सोशल मीडिया क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम इंटीग्रल टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड मोबिलाइजेशन इन इंडिया। क्यों? कोई भी लीडर हुआ, एक ट्वीट उसने कर दिया फॉर एग्जांपल, उसका मैसेज लोगों तक पहुंच गया। एक फेसबुक लाइव कर दिया उसने, इंस्टाग्राम लाइव कर दिया, लोगों तक मैसेज पहुंच गया। कोई भी रील बना के उसने डाल दिया, लोगों तक मैसेज पहुंच गया। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, लोगों तक मैसेज पहुंच गया। सो व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस क्रिएटेड बाय द सोशल मीडिया इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम? फर्स्ट, it increased citizen participation. Social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram have democratized political discourse in India. Citizens can voice opinions, discuss policies and engage with political figure more directly. मतलब क्या कि लोग अपना व्यू पॉइंट वहां रख सकते हैं, कुछ भी अपना बात हुआ उसको ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, रील बनाकर या फिर ट्वीट करके वहां अपना बात को रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत कॉमन आपने देखा होगा क्या कि बहुत सारे लोग रेलवे में भी कुछ दिन पहले हुआ था क्या, ट्वीट कर रहे हैं क्या कि रेलवे में जा रहे हैं बट वहां पे सीट्स का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा वेटिंग हो रहा है, भीड़ हो रहा है ट्रेन के अंदर, या फिर फूड को लेके कोई इशू होता है, तो वो लोग डायरेक्टली रेलवे मिनिस्टर को टैग कर देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि डायरेक्टली फिर रेलवे का अथॉरिटी उस टैग को देख के तुरंत एक्शन लेते हैं और जो कंसर्न होता है, जो उन्होंने ट्वीट में रेज किया होता है, उस कंसर्न को वो लोग रिजॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना शॉर्ट टाइम में मतलब इजी टू वे, जो आपको प्रॉब्लम हुआ आपने टैग किया वो सॉल्व हो गया। तो कितना इजी टू हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर एक सिटीजन्स का पार्टनरशिप। ठीक कि गवर्नमेंट के एक सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को उसने रेज किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का या जो ट्रांसपेरेंट वे ऑफ होता है, सिटीजन का जो पार्टनरशिप होता है ना गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, वो कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन करता है सोशल मीडिया की। सिटीजन अपना एक आवाज उठा सकता है एक बड़े मंच पे, जहां पे उसको मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग हैं सुनने वाले, देखने वाले, अपना बात लोगों तक वो पहुंचा सकता है, डिस्कस कर सकता है, अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सकता है। और उस व्यू पॉइंट को समझ के जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं वो भी अपना फिर एजेंडा डिस्कस करते हैं, एजेंडा अपना फिक्स करते हैं, जो कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट है वहां पे या पॉलिटिकल पर्सन है, उनका मेन मोटिव क्या है, लोगों के साथ इंटरेक्शन अपना कंटिन्यूसली बना के रखना। तो इसके लिए क्या है, वो लोग टू वे चैनल भी करते हैं, कभी कभी रिप्लाई भी करते हैं वो लोग। तो रियल टाइम इंटरेक्शन मतलब क्या कि कोई फेसबुक लाइव कर लिया मान लो किसी पॉलिटिशियन ने, या फिर अभी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है तो देखा हो क्या कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ पॉलिटिकल स्पीच होता है आजकल। तो पॉलिटिशियन नाउ हैव अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे कैन रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज एंड शेयर अपडेट, engage with public sentiment in real time, fostering a more interactive democracy. Digital campaigning strategies. Political parties utilize social media for election campaigning. They use targeted advertising to reach specific demographics, create engaging content and organizing virtual rallies, thereby mobilizing support efficiency. अभी जैसे कुछ टाइम पहले इलेक्शन जब था तो सभी के मतलब मोबाइल पे हम लोग कॉल रिसीव हो रहा था XYZ पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से वोटिंग के लिए, कैंपेनिंग के लिए। ठीक, तो जैसे से इंडिया में डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर प्रमोट हुआ है तो हर इंसान कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो ऐसे में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इस डिजिटल वर्ल्ड में भी अपना प्रमोशन करना चाहती है जिससे कि अपना बात लोगों तक पहुंचा सके। टारगेटेड मैसेजिंग,
जैसे मान लो कि वुमेन रिलेटेड कोई स्कीम है, गवर्नमेंट चाह रही कि नहीं मैं वुमेन को अवेयर करूं उसके बारे में, तो इजी है। तो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वुमेन्स को अल्टीमेटली हम लोग इजिली उनके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू या फिर जो ईमेल आईडी के थ्रू या फिर फोन नंबर के थ्रू आराम से किसी वर्ग के इंसान को हम लोग अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट। तो सोशल मीडिया अलाउ रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यूज। अब न्यूज को स्प्रेड करना, न्यूज को फैलाना, अपनी बातों को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत इजी हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया एक्सेलरेट द स्प्रेड ऑफ न्यूज and political content, update on political development reach millions instantly, allowing for timely awareness and discussion। मतलब रियल टाइम में जो अभी कुछ हुआ तुरंत सबके पास पहुंच जाता है ड्यू टू डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया। ठीक, इसका एक नेगेटिव साइड भी है क्या कि अच्छी खबर या फिर जो रियल इंसिडेंट या फिर जो न्यूज होता है वो लोगों तक पहुंचता है, लेकिन साथ में फेक न्यूज भी उसी स्पीड से भी पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस क्रिटिसिज्म के अंदर। तो रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यूज, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट। अगर मान लो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के पर्सन को या फिर कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो अपनी बात लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकती है। चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, जंगल की आग के जैसे फैलती है। ठीक, अच्छी खबर तो उतना स्पीड से नहीं फैलता है, बिकॉज अच्छी खबर लोग पढ़ते हैं फिर रख देते हैं, लेकिन जो बुरी खबर होता है ना या फिर जो मसाला वाला न्यूज होता है वो फॉरवर्ड कर करके स्टेटस लगा लगा के रील शेयर कर करके ना उसको फैला देते हैं सब लोग। ठीक है, सोशल मीडिया कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पब्लिक परसेप्शन एंड इलेक्टोरल आउटकम। तो अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी को या फिर किसी पॉलिटिकल पर्सन को टारगेट करके कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज कंटिन्यूअसली स्प्रेड किया जाए, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का या उस पॉलिटिकल पर्सन का जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है सोशल मीडिया थ्रू। बिकॉज लोगों के पास एक मैसेज आया, एक न्यूज आया, मतलब कुछ लोग उसको क्रॉस चेक करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है कि लोगों के पास मैसेज आता है, बाय डिफॉल्ट वो लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये मैसेज जो है आया मेरे पास, ये ठीक है, ये जो न्यूज आया ये बिल्कुल सही है, उसको लोग शेयर कर लेते हैं, सच मान लेते हैं। बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम टू क्रॉस चेक दोज फैक्ट्स एंड फिगर विच दे आर रिसीविंग थ्रू देयर सोशल मीडिया अकाउंट। उनके पास इतना टाइम भी नहीं है और प्लस उनके पास उतना नॉलेज भी नहीं है कैसे उसको चेक करना है, कैसे वेरीफाई करना है। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज इज अ बिग चैलेंज जो कि कहीं ना कहीं सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है थ्रू प्रोपागेंडा और स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, जिसके थ्रू जो सही इंसान होता है, सही पर्सन होता है, उसको भी गलत दिखा दिया जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ नैरेटिव, जो नैरेटिव होता है वो प्रोपागेंडा के थ्रू उसको नैरेटिव को शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि एक पर्टिकुलरली उस न्यूज आइटम को या फिर जो वो फेक न्यूज हो रहा है कहीं ना कहीं उसको चेंज कर दिया जाए और एक पर्टिकुलरली व्यू पॉइंट से इंसान को उस न्यूज को देखने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो पॉलिटिकल एक्टर में एक्सप्लॉइट सोशल मीडिया टू डिस्टॉर्ट फैक्ट्स, स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड मैनिपुलेट नैरेटिव टू सूट देयर एजेंडा। हर स्टोरी का जो होता है ना, हम लोगों ने इन द हिस्ट्री हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, इंडियन फिलोसफी के अंदर एक आता है क्या, अनेकावाद। ठीक है, मतलब क्या हर चीज का क्या होता है ना, देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओवर अ सिंगल इंसिडेंट। हर इंसिडेंट का बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इट डिपेंड्स कि आप किस साइड से देखते हो। तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग जो उसको सूट करता है उसी व्यू पॉइंट को सिर्फ वो देखता है, बाकी को इग्नोर करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये उस पॉइंट को देख के उसको सही मानता है, बाकी सबको वो गलत मानता है। लेकिन देख सब लोग उसी इंसिडेंट को देख रहा है, इंसिडेंट इज द सेम, पर सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है उस इंसिडेंट को देखने का। तो जो जिस व्यू पॉइंट को देखता है, जिसको जो सूट करता है, जिसको जिससे फायदा होता है, वो उस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को प्रमोट करता है, बाकी को गलत बताता है। तो दिस इज नॉन मैनिपुलेटिव, सो दिस इज नॉन एज द मैनिपुलेशन ऑफ नैरेटिव्स। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट। अब जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट है, एनार्किस्ट है, ठीक है, उस टाइप के आइडियोलॉजी को भी एक टाइप से जो टेररिज्म प्रमोट करने वाला आइडियोलॉजी है, जो टेरर रिलेटेड आइडियोलॉजी है, उसको भी कहीं ना कहीं जल्दी से प्रमोट होता है। बिकॉज अच्छी बातें अगर जल्दी प्रमोट होती है तो बुरी बातें भी जल्दी प्रमोट होती है। बिकॉज सोशल मीडिया जो है वो इंटरनेट जो है वो अच्छी और बुरे में फर्क नहीं करता है, वो उस अच्छी बातों को भी उसी स्पीड से फैलाएगा, बुरी बातों को भी उसी स्पीड से फैलाएगा। मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा,
अब बहुत बार क्या होता है कि लोग जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं उसमें अपना नाम, फोटो वगैरह थोड़ा डिटेल्स देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो उनका डेटा होता है वो मिसयूज करके से, फॉर एग्जांपल बहुत बार ये देखा गया है क्या कि जो लोगों का नाम होता है, प्रोफाइल पिक्चर होता है, उसको लेके कोई लोग फेक आईडी बना के कुछ उसका मिसयूज करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा भी होता है। तो कंसर्न arise over the misuse of personal data collected from social media users for targeted political messaging और माइक्रो टारगेटिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग होता है हमारा ऑनलाइन, उसमें सबके फॉर्म भरवाया जाता है कि ये लो, ये आपका नाम है, ये भरो, ये चीज आपका इश्यूज है। तो जो एक सर्वे फॉर्म टाइप का भराया जाता है, वो उसके अंदर जो नंबर जाता है, फिर वो नंबर कहाँ कहाँ लीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो एक कहीं ना कहीं प्राइवेसी का इशू हो जाता है। Regulatory oversight, there is a need for comprehensive regulation to safeguard user privacy and ensure transparency in political advertising and data practices on social media platform। तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बाइंडिंग होना चाहिए सोशल मीडिया को, जिससे कि जो प्राइवेट डेटा है वो लीक ना हो सके। सोशल मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम हो रहा है, तो जहां पे मान लो कुछ गड़बड़ हो रहा है, इलेक्शन के अंदर वायलेंस हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा, गलत कहा, सही कहा, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सिटीजन उसको देख पा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइड कर पा रहा है, हाँ इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये सही किया, इस कैंडिडेट ने ये गलत बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक व्यू पॉइंट बना पा रहा है कि हाँ ये कैंडिडेट या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो वो समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेटर तरीके से अपने एरिया के जो पॉलिटिशियन है, अपने एरिया के जो कैंडिडेट है, अपने कंट्री के जो लीडर है, उनको एसेस कर पा रहा है, उनको उनके आइडियोलॉजी को समझ पा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना वोट देने का जो राइट है उसको एक टाइप से वो इंप्लीमेंट करेगा। तो सोशल मीडिया इनेबल सिटीजन टू क्लोजली मॉनिटर पॉलिटिकल लीडर एंड इंस्टीट्यूशंस। इट इनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब लोग देख रहा है सोशल मीडिया के अंदर ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो लोग क्या होता है, कहीं ना कहीं सिस्टम में मान लो कुछ इश्यूज हो रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं क्या होता है उसके अंदर और रिफॉर्म लाने के लिए सजेशन भी देता है, डिमांड करता है। तो देयर इज अ डिमांड फॉर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस प्रोसेस विद सोशल मीडिया सर्विंग एज ए कैटलिस्ट। लोग अपना राइट्स, अपना व्यू पॉइंट, अपना डिमांड वहां प्रेजेंट कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है क्या कि अरे ये टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है, तो इस इशू के ऊपर हमको हाईलाइट करना पड़ेगा, इस इशू को हमें देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं द एक्शन ऑफ द सिटीजन, द एक्शंस ऑफ द सिटीजन influence the government to take action towards some issue, raising awareness about government action and policies, active participation। अब इजी इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल मोस्ट ऑफ पीपल के पास है, तो अब कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन हो गया, हर इंसान डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है, पॉलिटिकल डिस्कशन होता है। तो कंट्री के जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो एम्पावर होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोजर कैसा है हमारे कंट्री में, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसको अच्छे समझ पाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो पॉलिटिकली कैसे काम करता है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे पॉलिसीज बनता है, पॉलिसीज का क्या बेनिफिट है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, वो इजीली समझ पाते हैं। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया हैज फैसिलिटेटेड द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, एक्टिविस्ट। जैसे देखा है ना कि बहुत सारा न्यूज चैनल ओपन हो गया, लोकल न्यूज चैनल, जो कि हर जगह लोगों से घूम घूम के पूछता है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हुआ है लोकल लेवल पे, तो ये भी कहीं ना कहीं ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाता है उस एरिया का इश्यूज को समझने में, क्योंकि लोकल लेवल पे जो जर्नलिस्ट है वो बेटर समझ पाते हैं उस एरिया के प्रॉब्लम्स को। तो लोकल एरिया के जो प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में लोगों तक बड़े स्केल पे पहुंचाने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारा। शेपिंग पॉलिटिकल डिस्कोजर, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव वॉइस जो होता है वो सोशल मीडिया पे बेटर तरीके से सर्व हो पाता है, ठीक, क्या क्या मतलब इश्यूज चल रहा है कंट्री के अंदर, तो अगर मान लो ट्रेंड होता है तो गवर्नमेंट भी फिर उसके ऊपर अपना, मान लो कोई कहीं पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक, तो वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है, तो फिर गवर्नमेंट को भी क्लैरिफाई करना पड़ता है कि ये एक्शन लिया हमने, ये एक्शन लिया, ये पॉलिसी बनाया, वो पॉलिसी बनाया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर, ऑथोरिटी के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होता है। आउटकम्स क्या क्या होता है, अब सोशल मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होता है, डिस्कशन होता है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो होता है लोगों के मेंटलिटी पे पड़ता है, और अगर उनके मेंटलिटी पे पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनके वोटिंग राइट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये
जो अल्टीमेटली सोशल मीडिया के अंदर जो डिस्कशन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो प्रमोशन होता है, जो डिस्कशन होता है, उसका इंपैक्ट लोगों के वोटिंग राइट पे पड़ता है और इलेक्शन आउटकम भी डिसाइड करता है वो। इट शिफ्ट द वोटर बिहेवियर, क्योंकि वोटर जो है वही समझेगा जो उसको दिखेगा। इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी प्रायोरिटीज, तो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है, कोई इशू, तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर समझेगा कि हाँ ये न्यूज के अंदर है, तो उसको वो ज्यादा प्रायोरिटी पे अपना पॉलिसीज के अंदर जगह देगा। फॉर एग्जाम्पल 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक निर्भया गैंगरेप हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, ठीक। उस समय क्या था कि बहुत ही ज्यादा यूथ जो थे प्रोटेस्ट हुआ था उस समय कंट्री के अंदर, मतलब इट वाज मतलब ऐसा प्रोटेस्ट इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब प्रोटेस्टर्स प्रेसिडेंट हाउस के गेट के पास पहुंच गए थे, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट बहुत ही मास लेवल पे हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक जो होता है हमारा एक लॉ बनाया था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस करके, और एक कमिटी भी स्टैब्लिश किया था जिसके बाद वर्क प्लेस पे कैसे हरासमेंट को रोका जाए, ठीक है। ये सब चीज को लेके लॉ भी बनाया था, गवर्नमेंट ने बनाया था। क्यों बनाया था? बिकॉज कहीं ना कहीं जो उस समय लोगों का जो पब्लिक डिस्क्लोजर था, ठीक ना, उनके एक प्रोटेस्ट था, उसके कारण गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस हुआ था और गवर्नमेंट को भी लगा था नहीं इसके ऊपर एक्शन लेने का जरूरत है। तो अब वो चीज ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन भी डिस्कशन होते रहता है। तो ऑनलाइन डिस्कशन एंड पब्लिक सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी प्रायोरिटी, डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, अपना इश्यूज बता के गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए भी होता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, बिकॉज अब ट्रेडिशनल मीडिया को पता है क्या कि मैं अनबायस हो, मतलब बायस होके कोई गलत खबर नहीं दिखा सकते, बिकॉज यूजर विल या जो व्यूअर्स है मेरा वो इजिली ऑनलाइन या फिर डिजिटल वर्ल्ड में जाके सोशल मीडिया में जाके रियलिटी पता कर लेगा न्यूज कि क्या न्यूज रियल है क्या फेक है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल न्यूज चैनल को भी ये डर रहता है क्या कि कहीं मेरा क्रेडिबिलिटी पे तो असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कुछ गलत खबर मैंने दिखा दिया तो सोशल मीडिया पे तो आई विल बी गेट एक्सपोज्ड, लोग एक्सपोज कर देंगे उसको। रीजन क्यों? क्योंकि सबको पता है क्या सोर्सेज सबके पास है सोशल मीडिया के पास, ठीक। तो इसलिए क्या कि ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होता है इसके थ्रू कि वो भी जो न्यूज है वो ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाए, एक ट्रांसपेरेंट वे में दिखाए और अकाउंटेबल नेचर के साथ अपने व्यूअर्स को न्यूज बताए, जिससे कि उसका जो व्यूअर्स है उसका वो डेडिकेटेड व्यूअर्स रहे और जो उस न्यूज चैनल का क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। अब सोशल मीडिया का हमने चैलेंजेस देख लिया, उसका ऑब्जेक्टिव देख लिया, क्या क्या यूजेस है, क्या क्या उसका आउटकम हो सकता है। तो इंडिया के अंदर क्या ऐसा लॉ है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना सारा चीजें होती रहती है, ठीक ना, इतना पोस्ट हो गया, रील हो गया, सब कुछ हो गया, तो सोशल मीडिया वर्ल्ड या सोशल डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या लॉ है इंडिया के अंदर जो कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको कर्व कर सके। तो यस, देयर इज अ लॉ इन अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट। सेम 69A के अंदर गवर्नमेंट जो है किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, उसको रिमूव करवा सकती है। सेक्शन 79A के अंदर क्या है कि अगर मान लो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी, ठीक है, अगर मान लो किसी इंसान ने XYZ ने कुछ उल्टा पुल्टा या फिर कुछ मान लो कि कुछ इलीगल या फिर जो एंटी इंडिया ऐसा कुछ लिख दिया वहां पर, कहीं ना कहीं वो चीज प्रमोट हो रहा है जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है, इंडिया के गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है, इंडिया की इमेज के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्शन जो होगा उस पर्टिकुलर पर्सन पे होगा, ना कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या फिर कोई सोशल मीडिया चैनल पे। सेक्शन 79(1) ग्रांट इंटरमीडिएट जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है क्या कि अगर कोई थर्ड पार्टी कंटेंट आप में जनरेट कर रहा है, आप में अपलोड कर रहा है, आपके थ्रू सर्कुलेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, बिकॉज यू आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इट मैंडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एक्सरसाइज ग्रेटर डिलिजेंस इन कंटेंट मॉडरेशन एंड इंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी। मतलब क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर मान लो किसी कंटेंट पे किसी ने ऑब्जेक्ट रेज किया है तो गवर्नमेंट ने अगर ऑब्जेक्ट रेज किया है तो उसको वो रिमूव करना पड़ेगा उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। सेकेंड, अगर मान लो किसी यूजर ने एक टाइप से कंप्लेन किया है किसी कंटेंट के बारे में, किसी आईडी के बारे में, तो 24 आवर्स के अंदर उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए या फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लिया वो बताना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा 24 आवर के अंदर। हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको इंडिया के अंदर अपना एक
ऑफिस स्टैब्लिश करना पड़ेगा और एक ना अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट से जो भी रिपोर्ट वगैरह आता है उसको सबमिट करे और गवर्नमेंट जो बताएगा हाँ ये एक्शन है, ये चीज रिमूव करना है, ये इशू है, तो उसके साथ टाइम एक कंटेंट स्टैब्लिश कर सके कंटिन्यूअसली। तो आईटी रूल 2021 मैंडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एक्सरसाइज ग्रेटर diligence in content moderation and ensure online safety. It requires platform to educate users about privacy policies, avoiding copyrighted material and content that threaten national security. So in IT Act 2021, an amendment was introduced which ensured that online intermediaries to prevent the स्प्रेड ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी अगर इनएक्यूरेट या फिर फेक इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसको कर्व करना इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अगर गवर्नमेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन को बोले कि हाँ गलत इंफॉर्मेशन है तो उसको रिमूव करना। पॉलिसी फ्रेमवर्क, अब सोशल मीडिया का इतना यूज हो रहा है हमारा, ठीक है, और इतना चैलेंजेस भी है, तो क्या क्या पॉलिसी हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर उसका एक पॉजिटिव वे में यूज कर सके और जो नेगेटिव वे में यूज होता है उसको मिनिमाइज कर सके। सो इंडिया नीड टू मेक अ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल पॉलिसी फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल कैंपेनिंग। दिस इंक्लूड रूल ऑन कैंपेनिंग फाइनेंसिंग, disclosure of sponsorship for political ad and monitoring of campaigning content to prevent the misinformation. Second, protection of online free speech and curbing harmful content. So हमें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिला है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट राइट, वी नीड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम जो हार्मफुल कंटेंट है उनको भी कर्व करने का, उसका जो स्प्रेड हो रहा है उसको कर्व करने का, उसको रोकने का भी हमें स्टेप लेना चाहिए। मतलब नीड टू बैलेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच while ensuring that the harmful content must be removed from the online world. So there is a need to balance the protection of free speech with the need to curb harmful content such as hate speech and misinformation is crucial. Regulation must define clear guidelines on what constitute permissible speech and what crosses into harmful territory. So clarity is the key. क्लियरिटी इज द की। किसी पॉलिसी के अंदर उसका सक्सेस का जो की होता है वो होता है क्लियरिटी, कितने क्लियरिटी के साथ उसका ड्राफ्टिंग किया गया, उसका प्रोविजन कितना क्लियर है, उसका जो लिमिटेशन कितना क्लियर है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी होता है कितना क्लियर है, वायलेशन होने पे क्या क्या स्टेप्स लिया जाएगा वो कितना क्लियरिटी के साथ बताया गया। इसलिए क्लियरिटी इज द की। नाउ देयर आर सम फ्यूचर कंसर्न, क्योंकि एट प्रेजेंट तो हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उस चैलेंजेस को भी हम रिकवर नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो टेक्स्ट मैसेज होता है, जो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके थ्रू जो फैलता है, रील हो गया, ठीक है, ये सब चीज, इसको तो कर्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है, इसको भी हम ठीक से कर्व नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज टू हार्ड टू ट्रेस और मॉनिटर कि कौन सा न्यूज फेक है, कौन कितना सही है, कौन सा मिस इन्फॉर्मेशन है, कहां से ऑरिजिन हुआ है इसका। इट इज टू डिफिकल्ट, बट साथ में कुछ न्यू चैलेंजेस भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन डीप फेक वीडियोस। तो ये कुछ जो ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया इसी इलेक्शन के अंदर, हम लोग देख सकते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस आ रहे हैं सामने, कुछ डीप फेक वाले वीडियोस आ रहे हैं सामने। तो ये इट इज अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है आने वाले दिन में, क्योंकि डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं जो वोटर है वो इसके बारे में नहीं जानता है। एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है हमारे इंडिया के अंदर जो उतना ज्यादा डिजिटली वर्ल्ड के बारे में अवेयर नहीं है, उसको उतना नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप फेक टेक्नोलॉजी हो गया, ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जो हमारा डेमोक्रेसी हो गया, उसके लिए कंसर्न रेज करता है। So therefore future regulations need to adopt to these advancement। जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो हमारा जो फ्यूचर में जो भी रेगुलेशन बनेगा तो वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए हमारा, क्या कि जो जो चैलेंजेस आ रहा है उस चैलेंजेस के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर सके और इवॉल्व कर सके, जिससे कि एक इफिशिएंट वे में वो क्लीन कर सके और हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना सके। सो एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इवॉल्व, रेगुलेशन मस्ट कीप पेस टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस सच एज डीप फेक, डेटा प्राइवेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ प्लेटफॉर्म डिजाइन ऑन यूजर बिहेवियर। तो रेगुलेशन के अंदर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए।
देन स्ट्रेंथनिंग डिजिटल लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सिटीजन्स के अंदर अवेयरनेस प्रमोट करो थ्रू न्यूज चैनल, थ्रू न्यूज़पेपर, ठीक है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करो, स्कूल कॉलेजेस में जाके आप अपना अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करो। दिस एम्पावर इंडिविजुअल टू नेविगेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली, जिससे कि जो फेक न्यूज या डी फेक वीडियोज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है लोग उसको क्रॉस चेक करना सीखे। तो क्रॉस चेक का जो माइंडसेट होता है वो लोगों में डेवलप करना है, जिससे कोई भी न्यूज आता है तो आप उसको आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो मत कर लो, आप उसको क्रॉस चेक करो। तो वी नीड टू डेवलप दिस माइंडसेट ऑफ क्रॉस चेकिंग द न्यूज बिफोर शेयरिंग इन आवर सिटीजन, जिससे कि जो फेक न्यूज है उसको कम किया जा सके। प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर एंड सिविक एंगेजमेंट। So at the end, conclusion, there is a need for effective regulation and governance of social media in Indian politics. It requires a comprehensive approach. So we need to regulate and govern social media in Indian political system. जिसके लिए we need to develop a comprehensive और integrated approach, जिसमें इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू भी प्रमोट हो, सिटीजन्स का एंगेजमेंट भी हो, सिटीजन्स का प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट हो, मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट होता है, फेक न्यूज जो होता है वो भी कर्ब हो सके, ठीक है, और साथ में हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक, वो भी प्रमोट हो सके, वो भी सेव हो सके, और हमें साथ में जो पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है, डेमोक्रेसी है, वो भी स्ट्रेंथन हो सके। सो वी नीड टू प्रमोट अ इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम स्ट्रक्चर, वी नीड टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर जिसमें कि जो सिटीजन्स का राइट है वो भी प्रोटेक्ट हो सके और साथ में जो चैलेंजेस है उसको भी कर्ब किया जा सके। So that's all for today. I hope everything is clear. So आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।